नमस्कार। हाल ही में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक ऐसी सलाह मानी है, एक ऐसा फैसला लिया है जिससे बहुत बड़ा विवाद पैदा हो सकता है। उन्होंने कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जो संसद की समिति है राजभाषा को लेकर, उसकी वो सलाह मान ली है कि केंद्रीय मंत्री और राज्यों के जो मंत्री हैं वो अपने भाषण सिर्फ हिंदी में दें। दरअसल 2011 में पी चिदम्बरम ने ये सलाह दी थी और रिकमेंड किया था कि जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो केंद्र के हों या राज्यों के हों, जिन्हें हिंदी आती है वो अपने भाषण हिंदी में दें। साथ ही साथ ये भी सलाह दी थी कि जितनी भी हमारी एयरलाइंस हैं उनकी टिकटें सिर्फ हिंदी में छापी जाएं। राष्ट्रपति ने ये सलाह तो मंजूर नहीं की है, लेकिन ये सलाह मंजूर कर ली है कि सिर्फ एयर इंडिया के टिकट सिर्फ हिंदी में छापे जाएंगे। तीसरी बात, आजकल फ़िलहाल जो संसद की गतिविधि है, जो कार्यवाही है, वो अंग्रेज़ी में होती है। हमारा संविधान कोई राष्ट्रीय भाषा को नहीं मानता, हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हमारी राजभाषाएं हैं, हिंदी उनमें से एक है। तो इस पर विवाद खड़ा हो सकता है कि जब हिंदी इतनी सारी राजभाषाओं में से एक राजभाषा है तो इसी को ही क्यों चुना गया है? क्या ये भाषा थोपने के बराबर नहीं है? यूनेस्को की एक स्टडी के मुताबिक भारत की 197 भाषाएं ऐसी हैं जो विलुप्त हो रही हैं, जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। पिछले 50 सालों में हम करीब 50 भाषाएं पहले ही खो चुके हैं। ये भी अपने आप में एक सोचने की बात है। हमारे यहाँ बोलियाँ हैं, हमारे यहाँ तो हर मील पे तो पानी बदलता है और हर मील पे बोली बदलती है। ऐसे में एक भाषा को थोपना कितना उचित होगा? तमिलनाडु में जो साइनेज है सड़कों की और बाकी मोड़ वगैरह जहाँ होते हैं, जहाँ बोर्ड लगते हैं, वो हिंदी में होनी शुरू हो गई। उसको लेकर लोगों ने वहाँ पर पहले ही धमकी दे दी है। डीएमके के जनरल सेक्रेटरी हैं वाइको, उन्होंने सरकार से कहा कि इसे हटाएं, वरना बहुत बड़ा आंदोलन तमिलनाडु में खड़ा हो जाएगा। जो लोग मेरी उम्र में हैं या मुझसे बड़े हैं, उन्हें याद होगा कि सन 67 में भी हिंदी थोपने की कोशिश की गई थी तमिलनाडु में। उस पर बहुत बड़ा एक आंदोलन चला था। तब सीएम अन्नादुराई साहब ने ये कहा था कि अगर यही तर्क है कि क्योंकि हिंदी बोलने वाले ज़्यादा हैं इसलिए हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, फिर तो इस देश में चूहे ज़्यादा हैं, शेर कम हैं, तो शेर को राष्ट्रीय पशु ना माना जाए, चूहे को माना जाए। फिर तो इस देश में कौवे ज़्यादा हैं, मोर कम हैं, तो मोर को राष्ट्रीय पक्षी नहीं, कौवे को राष्ट्रीय पक्षी माना जाए। ये जो थोपने की संस्कृति शुरू हो गई है ना, कि क्या खाओ क्या ना खाओ, क्या पहनो क्या ना पहनो, अब उसमें ये भी शामिल होने जा रहा है कि क्या बोलो क्या ना बोलो। जो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस है उसके बोलने वाले अंदाज़न 75% लोग हैं, पर जो बाकी जो भाषाएं बोलते हैं वो भी अंदाज़न 20%, 25%, 20-25% लोग हैं, और हिंदी पर से जो है वो 40% के आसपास लोग बोलते हैं। तो और जब अब हम देखते हैं कि इस जो प्रपोज़ल को लाए वो श्री पी चिदम्बरम थे, जो पूर्व जब कांग्रेस के कार्यकाल में जो हमारे होम मिनिस्टर थे, तो पी चिदम्बरम भी तमिलनाडु के ही वरिष्ठ नेता थे। एक तो क्या ज़रूरत थी कि ये प्रपोज़ल दोबारा से लाया जाए, जबकि क्लियर है कि हिंदी को इसके थ्रू थोपने की कोशिश किया जा रहा है। और राष्ट्रपति को भी कहीं पर अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए था और इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट करना चाहिए था, बिकॉज़ जब भी आप किसी लैंग्वेज को थोपने की कोशिश करेंगे उसके खिलाफ एक रेजिस्टेंस होना वाजिब है। और यहाँ पे जिस तरीके से सरकार ने कमेटी ने 2 और प्रपोज़ल रिजेक्ट किए, जिसमें था कि ब्यूरोक्रेट्स के लिए हिंदी अनिवार्य हो और जो 10वीं कक्षा तक हिंदी अनिवार्य हो, उसी तरीके से मुझे लगता है कि इस प्रपोज़ल को भी लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हिंदी और अंग्रेज़ी में जिस तरीके से कार्य हो रहे हैं वो उसी पे चलते रहना ठीक है, जैसा कि हमारा इतिहास दिखाता है। सरकार की तरफ से एक नई रिसर्च सामने आई है और ये रिसर्च की है डॉक्टर देवेंद्र वर्मा, पंचानन दास और मित्र सेन ने। द यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2017, ये इसका नाम है, सन 2017, भारत का युवा वर्ग। इस रिपोर्ट में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो चिंता का सबब भी हैं, जो हमारी आंखें भी खोलती हैं, जो हमें ये भी बताती हैं कि हमारे सामने नौजवानों को लेकर चैलेंजेस क्या क्या हैं, चुनौतियाँ क्या क्या हैं, और हम कितना जागरूक हैं उन चुनौतियों के प्रति। इस रिपोर्ट में दरअसल जो कैटेगरीज शामिल की गई हैं वो हैं, एक तो जनसंख्या को लेकर,
फिर शादीशुदा लोग जो हैं और गैर शादीशुदा हैं उनकी संख्या और उनकी समस्याएं, फिर फर्टिलिटी एंड कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब जो बच्चे पैदा करने के लिए जो माहौल कैसा है और सेहत कैसी है, उससे जुड़े विषय क्या हैं, ये भी उसमें शामिल है। मोर्टेलिटी एंड नियोनेटल हेल्थ केयर, मतलब जो हमारी मृत्यु दर है, उसके अलावा जब बच्चे पैदा होते हैं उनके पैदा होने के बाद उनकी जो देखभाल है, परवरिश है, उससे जुड़े सवाल भी इसमें शामिल हैं। लिटरेसी, शिक्षा, तालीम, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट एंड क्राइम, रोज़गार के जो जुड़े हुए विषय हैं, तो उससे भी दिल फरेब है गम रोज़गार के, जो रोज़गार के दुख हैं या सुख हैं या संभावनाएं हैं, और साथ में क्राइम, जुर्म जो करते हैं लोग, उससे भी जुड़े हुए विषय हैं। इसमें जो एज ग्रुप लिया गया वो लिया गया 15 से लेकर 29 साल, इन्हें नौजवान माना गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सन 2011 में हमारे नौजवानों की तादाद 42 करोड़ 20 लाख थी। सन 2011 में ये तब का सेंसस था, मर्दमशुमारी थी, जनगणना थी। 42 करोड़ 20 लाख जो है संख्या, ये चीन और इंडोनेशिया को अगर मिला लें उससे भी ज़्यादा बनती है, उनके नौजवानों से भी ज़्यादा बनती है। जाहिर है ये जो रेस अब खड़ी हो रही है, इतनी बड़ी तादाद में नौजवान हमारे देश में हैं, आने वाले सालों में यही देश को चलाएंगे। इनकी शिक्षा कैसी है, इनकी सेहत कैसी है, इनको कैसा खाना मिलता है, क्या इनके पास नौकरी है, या देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए ऐसा संभव लग रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में नौजवान लोग रोज़गार की जो मार्केट है उसमें जगह पा लेंगे? जो आज हो रहा है, जिसे हम जिसकी लाठी उसकी भैंस कहते हैं, उसमें ज़्यादातर नौजवान ही शामिल हैं। अगर हम अपने नौजवानों को सही तालीम नहीं दे पाएंगे या नौकरियां नहीं दे पाएंगे, तो किस तरह के नागरिक वो आगे जाकर बनेंगे और किस तरह के नागरिक वो आगे जाकर इस देश को देंगे, ये भी रिपोर्ट का हिस्सा है। एक बहुत ही चिंताजनक बात जो आई है सामने, हमारे यहाँ जो सेक्स रेशो है लड़कियों की लड़कों के मुकाबले, वो लगातार गिरती जा रही है। इसके मुताबिक सन 2011 में हर 1000 लड़कों के पीछे सिर्फ 939 लड़कियां थीं, जबकि सन 1971 की जनसंख्या जो जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था, उसमें ये संख्या 961 थी। 1000 लड़कों के पीछे 961 लड़कियां थीं। ये कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में कि सन 2021 में ये संख्या और भी कम हो जाएगी, लड़के ज़्यादा रहेंगे, लड़कियां और कम होती जाएंगी, 904 हो जाएगी ये संख्या। हर 1000 नौजवान पे 904 नौजवान लड़कियां। आप सुन चुके हैं कि इस रिपोर्ट में से एक जो चिंताजनक चीज़ निकल के आई है वो ये है कि औरतों की संख्या युवा वर्ग में कम होती जा रही है। लेकिन जो मुझे और भी कंफ्यूजिंग लगा वो ये है कि सरकार को नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत या समस्या की बात है। उनको लगता है कि ये नॉर्मल है क्योंकि महिलाएं ज़्यादा जीती हैं, उनकी लॉन्जेविटी ज़्यादा है। मुझे तो ये लॉजिक बिल्कुल समझ में नहीं आई। आपको आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। एक और बात जो रिपोर्ट में से निकल के आई है वो ये है कि भारत में जो आत्महत्याएं होती हैं उनमें से 33% युवा वर्ग में से हैं। इसको हम लिंक कर सकते हैं एक CSTS लोकनीति रिपोर्ट से कुछ महीने पहले जो आई थी, जिसमें बोला गया था कि 80% युवा वर्ग बहुत एंग्शियस फील करते हैं और इस एंग्जाइटी का सबसे बड़ा रीज़न है रोज़गारी या एम्प्लॉयमेंट। तो अगर सरकार सीरियस है युवा वर्ग की इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का, तो उनको रोज़गारी की समस्या को भी देखना पड़ेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अच्छा नारा है, एक अच्छी सोच भी है, लेकिन महज नारों से या महज भाषणों से ये समस्याएं ख़त्म होने वाली नहीं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में ऐसे कदम उठाए जाए कि लड़कियों की जनसंख्या ना गिरे, और दूसरे रोज़गार की जो मार्केट है वो और बढ़े। तीसरे, जो इतनी बड़ी फ़ौज नौजवानों की हम खड़ी कर रहे हैं वो सारे कांवड़िए ना बन जाएं या गौ रक्षक ना बन जाएं या हाथ में डंडा गले में भगवा पहनकर सड़कों पर ना घूमते रहें। आप देख रहे थे जन गण मन की बात। हम आपसे एक बार फिर इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको खुद ब खुद सूचना उसकी मिल जाए। नमस्कार।